नमस्कार, मैं राम निवास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों, फर्स्ट जो नए बच्चे हैं आगामी 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए आज से क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर शुरू हो गई हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, जिसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम यहाँ से ही शुरुआत आज की करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये होगा, जैसे कि मैं जानता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिखा हुआ है, तो सर ये बताइए कि ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या थी? ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या थी भैया? ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये कौन सी जगह से आई है? ये कहाँ की रहने वाली है? ठीक है, इनका फुल एड्रेस अभी देखेंगे। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज होती है, क्या क्या चीज भाग लेती है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहीं क्यों जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया का काम करती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या चीज ऐसा होता है उसको भी हम सीखेंगे। देखिए, हमने यहाँ लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा क्या बन जाएगी बेटा? परिभाषा इसकी देना चाहोगे तो सीधी परिभाषा ये बन जाएगी, क्या बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया, या फिर आप इसको ये चलिए पहले सिंपल सी दिखाते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ या नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर हो गया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना? अब सीधा सा मतलब क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोला गया है। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक प्रकार की क्या हुई, देखने में आया कि घटना हुई। ठीक है, ये कैसी घटना? ये दैनिक जीवन में होने वाली एक प्रकार की घटना ही होती है, वो सब की सब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती हैं। घटनाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक घटनाएं और दूसरी रासायनिक घटनाएं। जो रासायनिक घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं होना शुरू होती हैं, तब जाकर के रासायनिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। भौतिक जो घटनाएं होती हैं उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, उनमें किसी की टूट फूट, ठीक है, जो हमें स्पष्टीकरण से दिख जाती है, मतलब हमारे समक्ष हो जाए कोई, है ना, जैसे किसी चीज का तोड़ देना, पदार्थ का तोड़ देना, हथौड़ी फथौड़ी से किसी चीज को तोड़ देना, किसी को काट देना, ये सारी चीजें क्या होते हैं? भौतिक होती है। तो ये हमारी चीजें होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती है। इसमें क्या होता है? रसायनों से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की घटना है जिसके अंदर क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। परिभाषा आपके सामने लिख चुकी है। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई? कुल मिलाकर के घटना हो गई।
अब कहोगे क्या दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है? जी हाँ, बिल्कुल यूज होता है। आप गौर करें तो हमें आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है? जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहलाते हैं। अब कहोगे सर कैसे? अब यहां देखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो लिखी है, लेकिन हम ऐसे नहीं बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जीवन में या नहीं हो रही है। अगर हम सही से देखें गौर से तो हमें उसके संकेत मिलते हैं। जैसे हमको अगर फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो बुखार में क्या होता है, हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉडी का, वो कुछ ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है, या उसकी पहचान हो जाती है बुखार की। ठीक है, या फिर हमको कोई और दिक्कत हो गई तो वो अभी उसके लक्षण से पता चल पाता है कि हाँ भाई इसके लिए ये बीमारी है। लेकिन जब यहाँ हम बात करते हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में भी कुछ लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे हमने कहा कि लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। खाने का पचना या भोजन का पचना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो करते हैं वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा आप जितनी भी चीजें, पानी जैसे हमने चूल्हे पे रख दिया है, पानी गर्म हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। सब्जी बना रहे हो, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल कहलाएंगे। अब हम आगे देखेंगे भी इसके बाद में कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या थी, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे भाई? ये जो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक या एक से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ रासायनिक जब अभिक्रिया की बात आती है तो यहाँ पे याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट वाली चीजें मैं बता रहा हूं, इनको याद रखना कि आप ये कैसे बोल पाओगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। मैं अगर बोर्ड में धक्का मारता रहूं तो क्या पता चला कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? अरे भैया यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो कोई परिवर्तन देखने को मिला। मैं ताकत मार मार के थक गया, लेकिन इसमें बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। ये एज इट वैसा ही है जैसा पहले रहा। ठीक है, पहले का था, तो इसमें कोई जब परिवर्तन नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? रासायनिक अभिक्रिया जब ही होगी जब किसी चीज में या पदार्थ में कोई क्या आ जाए, रासायनिक परिवर्तन आ जाए। तो नोट में पहली चीज याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है? इसमें रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है। जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ठीक है, जब तक कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जिनके बीच होती है, जिन पदार्थों के बीच में होती है, तो वो परमाणु होते हैं, पदार्थों के अंदर परमाणु रहते हैं, और उन परमाणुओं के अंदर जैसे हमने अभी कहा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये जो है मिलकर के क्या बना रहे होते हैं? CO2 बना रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब निर्माण कर रहे हैं, यानी कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है? ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक C और ऑक्सीजन, यानी कि ये जो है इन आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है। तो ये रासायनिक जो परिवर्तन होता है तो उसमें बॉन्डों का टूटना, यानी कि बंध का टूटना और बंधों का जुड़ना। ठीक है, बंधों का या तो टूटना या बंधों का जुड़ना, यही काम होता है। कोई अगर एक चीज है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज ले रहे हो, जैसे NaCl को ले लिया जाए, ठीक है, NaCl को ले लिया जाए और NaCl को मैंने कहा इसको पानी में अपघटन करा दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकल के बाहर आएगा।
तो यहां क्या हुआ, यहां एक यौगिक दो किसमें टूट रहा है, तत्वों में अलग अलग हो रहा है, यानी आयनिक यौगिक है, इसका मतलब आयनों में टूट गया। तो एक सोडियम बना, एक क्लोरीन बना। इसका मतलब जो NaCl था अर्थात सोडियम क्लोराइड, हिंदी में बोले तो साधारण नमक। तो ये जो साधारण नमक था, इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या करता है, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में से क्या थे, जो सोडियम था और जो Cl था, इनके बीच में कहीं ना कहीं बॉन्ड लगा हुआ था। एक बॉन्ड के द्वारा, बंध के द्वारा ये जुड़े हुए थे आपस में, जिसके गर्म करने से यानी जिसको अपघटन कराने से, वैद्युत अपघटन कराने से क्या हुआ, ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो बॉन्ड टूटने के बाद में ये Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों में खंडित हो जाता है। तो यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ऊपर कोई चीज जुड़ रही है। तो जहां पे जुड़ रही होती है तो वहां पर बॉन्डों का मिलन होता है, बॉन्ड जुड़ते हैं, और जहां पर एक चीज कोई टूट रही होती है वहां पे बॉन्डों का विखंडन होता है, अर्थात बॉन्ड टूटते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की क्या हो सकती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। चलिए समझ में आया कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है भाई, ये तो बात क्लियर हुई। अब हम बात ये कर लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया हमने देखा अभी, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाई होता क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें बेटा दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। आप कहोगे सर क्या, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं सर, देखो, एक वह पार्ट जो तीर के बाईं तरफ लिखा होता है और एक वह पार्ट जो तीर के दाईं तरफ लिखा होता है। तो एक मैं उनका नाम बता रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये दो पार्ट में बटी है। एक जिसको हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे, अभिकारक, और दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद। एक मेरा अभिकारक है और दूसरा मेरा उत्पाद है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये दो होती हैं, एक अभिकारक एक उत्पाद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये मन में क्रिएट होता है कि भाई अभिकारक होता क्या है। अभी तो सर रासायनिक अभिक्रिया समझा रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकल पड़ा, अरे कुछ नहीं, दो चीजें निकल पड़ी। क्या दो चीजें याद नहीं रख पाओगे, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होता है और दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। बोलो क्या होता है, एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है, ठीक है। अब हम अभिकारक की बात करें, इसकी परिभाषा क्या बनाओगे बेटा, परिभाषा अभिकारक की अगर हम बात करें तो अभिकारक होते क्या हैं। तो अभिकारक भी बेटा एक प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। अभिकारक कौन से, एक प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, और उत्पाद भी बेटा एक प्रकार का पदार्थ होता है। अब सोचो कि ये कौन सा पदार्थ होता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, यानी उत्पाद कैसे पदार्थ होते हैं, अभिकारक कैसे पदार्थ होते हैं। तो यहां समझिए, यानी कि ये वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। बोलो क्लियर हो क्या, कि जो पदार्थ या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, हुज मैटर पार्टिकल, या जो भी बोलो, यानी पदार्थ, कण, या जो भी चीज बोलो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अब उत्पाद क्या होते हैं, देखिए हमने अभिकारकों को लिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने पे क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में एक नई चीज बनके तैयार हो गई, ठीक है। एक नई चीज बनके तैयार हो गई, तो वो कब हुई, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद एक नई चीज बनी, एक नई चीज का मतलब एक नया पदार्थ बना, तो वो एक नया जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। परिभाषा कैसे हो जाएगी, तो उत्पाद कौन से हो गए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
बनते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बोलो अभिकारक क्या हुए? रासायनिक अभिक्रिया से पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक। उत्पाद क्या हुए? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाले या जो हमारे जो दौरान पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? उत्पाद कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। बोलो क्लियर होगी कारण? यानी अभिकारक क्या हुआ, उत्पाद क्या हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया पूरा मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए तीसरे गुणधर्म वाले या दो से अधिक गुणधर्म वाले या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक होता है तथा दूसरा उत्पाद होता है। अब अभिकारक क्या होता है बेटा? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना, अभिकारकों को कहां लिखा जाता है हमेशा ध्यान रखना। जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक जो होते हैं या अभिकारकों को रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ समीकरण में तीर के, ठीक है, तीर के बाईं ओर लिखते हैं, जबकि मैं यहां पे अगर बात करूं उत्पाद की, तो जो उत्पाद होते हैं इन उत्पादों को रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दाईं ओर लिखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारे उत्पाद और अभिकारक की कहानी होगी। एक बार नोट करेंगे फटाफट से। चलिए अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके उदाहरण क्या होंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ आप 2 से गुणा कर दो, यहाँ आप 2 से गुणा कर दो। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगर मैं तीसरे की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम जो होता है, अगर मैग्नीशियम को मैं क्या कर दूं, वायु में दहन कर दूं या वायु में जला दूं, ठीक है, या वायु में गर्म कर दूं, तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Mg और प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में क्या कर दिया, दहन कर दिया, यानी कि जला दिया इसको। जैसे इसको जलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो कि एक चूर्ण टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या होता है, एक सफेद चूर्ण होता है। क्या होता है, सफेद चूर्ण। ठीक है, यहाँ क्या बना भैया, जल बन गया। यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे ये सफेद चूर्ण है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको।
ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे ही हैं, तो ज़्यादा क्या करना, अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण बोलो या इसी को लक्षण बोल दो, या फिर हम इसको पहचान कैसे करेंगे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ एक ही चीज होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो क्या ऐसी पॉइंट हमको याद रखने पड़ेंगे, कैसे हम पहचान करेंगे कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कोई या अभिक्रिया नहीं हुई, आप कैसे पहचान कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे होंगे किसी न किसी चीज का, आपको कौन सी चीजें दिखाई देगी, वो कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान। ठीक है, तो उनके ही बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला आपको परिवर्तन जो नजर आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या फिर नहीं हुई है, तो जो पहला परिवर्तन है बेटा वो है गैस का निकलना। क्या है? गैस का निकलना। तो जो गैस निकलती है ना, क्यों निकलती है? वो इसलिए निकलती है क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई चीज रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही गैस निकलना संभव होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं इसका कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्यों इसमें गैस निकलेगी। आप क्या करेंगे कि किसी भी धातु की, ठीक है, किसी भी धातु की यदि आप किसी अम्ल से क्रिया करवा देते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाती है। क्या बोला गया कि आप किसी भी धातु को ले लीजिए और उस धातु की किसी भी एसिड से यानी कि अम्ल से जब क्रिया कराओगे तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, यानी कि इसके अगर देखिए, पहला तो ये हो गया मेरा गैस का निकलना, ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। गैस अगर निकली है किसी के अंदर तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन मतलब उसमें या तो उसका अभिलक्षण बोलेंगे या फिर पहचान, ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होगी। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कब कब होती है, कब कब नहीं होती है। अगर ये गैस नहीं निकल रही है तो कुछ और देखने को मिल सकता है, गैस निकल रही है तब भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब गैस नहीं निकल रही है तो कुछ और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और उसमें जो दूसरा लक्षण आपका आ जाता है वो आता है अवक्षेपण का बनना, यानी कि अवक्षेपण बनेगा। ये दूसरा इसका हो गया अवक्षेपण बनना, अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण का बनना, ये हमारा दूसरा अभिलक्षण हुआ। तीसरे अगर मैं अभिलक्षण की बात करूं तो तीसरा अभिलक्षण क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा मैं चौथे नंबर पे बात करूं, गंध में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या है? उस कुछ हमारे अभिलक्षण है, अवक्षेपण का बनना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन। ठीक है, और इसके बाद में देखो और भी बता रहा हूं, नंबर 5 अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, क्या बनना? यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था नहीं होना तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है, यानी कि लक्षण है या फिर परिवर्तन है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनमें से कोई ना कोई आपको चीज देखने को मिलेगी, या तो उसकी गंध बदल जाएगी। अब जैसे हम शाम को सब्जी देखे होंगे, सब्जी रख देते हैं खुले हुए वायु में, तो वो वायु से क्रिया करके तेल जो होता है उसका, ठीक है, वो वायु से क्रिया करता है और वायु से क्रिया करके उसके अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उस
जो हमारी सब्जी थी वो कैसे हो जाती है, दूषित हो जाती है, यानी कि सब्जी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जो सब्जी खराब हो जाती है तो आप उसकी पहचान कैसे कर पाते हैं, कैसे पता लगा कि आपकी सब्जी खराब है? उसकी गंध से, उसके अंदर से गंध, स्मेल आना शुरू हो गई। दूसरी चीज, उसका कलर भी थोड़ा सा फीका पड़ जाता है ना, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अवक्षेपण का बनना, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय निश्चित रूप से कोई ना कोई अवक्षेप बनता है। अब सोच रहे हो कि दूध से दही बनना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध जब रखा जाता है शाम को और वो सुबह तक क्या बन जाता है, दही का रूप धारण कर लेता है। तो दही में देखा होगा पानी तो अलग होता है कुछ देर के लिए, पानी से अलग हो जाता है, एक प्रकार का अवक्षेपण हो गया। जहां दूध था उस दूध से पानी अलग हो रहा है थोड़ा सा, और उसमें से एक देखे होंगे गाढ़ा सा थक्का सा अलग बन जाता है। तो वो अवक्षेपण भी बनना होता है, जरूरी नहीं है कि सभी में अवक्षेपण बन जाए। यानी कि इन 5-6 जो हमने यहाँ पे लिखाए हैं परिवर्तन, इनमें से यदि कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है दैनिक जीवन में रिलेटेड, तो समझ जाना कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उस कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो वो ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, 6 कंडीशन। इन 6 कंडीशन में अगर कोई भी लक्षण आपको दिखे तो समझ जाना वहां परिवर्तन हो रहा है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम इनकी चर्चा करें। देखिए यहां मैंने पहला लिया क्या चीज कि गैस का निकलना, ठीक है, गैस का निकलना। ये आप कोई जिंक ले लो, और ये जिंक कैसी है, दानेदार, यानी दानेदार जिंक ले लीजिए आप, और इस दानेदार जिंक को आप क्या करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, वैसे लिख दो, सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, यानी कि जिंक हो गया प्लस इसके HCl से रिएक्शन करा दिया। तो जब HCl से रिएक्शन करा दिया तो ये H और ये Cl, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, एक H ये बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन अलग, प्लस Zn और Cl मिलाकर के जिंक क्लोराइड बना दिया, जिंक क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। हालांकि इतना समझिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई? जहां पहले जिंक और HCl दोनों के आपस में क्रिया करवा दी, इसका मतलब क्या हुआ, ये है धातु और ये भैया अम्ल। जब धातु अम्ल से क्रिया करता है उस कंडीशन में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, लवण। लवण किसे कहते हैं, जो आयनिक होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, बराबर धनायन बराबर ऋणायन। इस कंडीशन में जब बनता है तो वो एक लवण है, ठीक है। तो यहां पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी कि ये भी सिद्ध हुई बात कि हाँ भैया गैस निकलती है, गैस अपक्रियाओं में निकलती है। कोई अपक्रिया होती है तो वहां गैस निकलेगी। अब ये मत कहना कि सभी अपक्रियाओं में गैस निकलेगी, नहीं, सब में नहीं निकलेगी, ठीक है। ये लक्षण सब एक में थोड़ी ना देखने को मिलेंगे, कंपलसरी नहीं है कि सारी रिएक्शनों के अंदर ये सब मिल जाए अपक्रियाओं के अंदर। इसके बाद में आ रहा है दूसरा हमारा अवक्षेपण का बनना। अब हम अवक्षेपण की जब हम बात करते हैं, अब अवक्षेपण किसे कहोगे, मतलब अवक्षेपण में देखिए क्या होता है। अगर आपको अवक्षेपण में समझना है तो अवक्षेपण में जो मेन प्रोडक्ट बनता है, उस मेन प्रोडक्ट के बाद में जो अन्यथा जो और चीज बनती है वो सब क्या होता है, अवक्षेपण होता है। या तो पीले कलर का बनेगा या सफेद कलर का बनेगा, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एक प्रकार का अवक्षेपण है ना। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीज छूट जाती है, जैसे दीवार पे व्हाइट वॉश कराते हो, सफेदी जिसे बोलते हैं ना। अभी होली आ रही है आपकी, तो होली में क्या करोगे, चूना लोगे और मटकी में उसको घोलोगे और उसको दीवार पे पोत दोगे। पोतने के बाद होगा क्या, उसमें से जो पानी होगा वो प्रकाश यानी कि जो धूप है उसकी हीट से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसकी जगह पर एक व्हाइट सी लेयर बन जाएगी, तो वो क्या हो गया, अवक्षेपण हो गया। पानी बाहर निकल गया, उसके अलावा जो छूट के अलग रह गया वो अवक्षेपण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा कि अवक्षेपण भी यहां पर संभव होता है। क्या होगा, अवक्षेपण भी यहां पर बनेगा। तो अवक्षेपण की जब बात आई तो उदाहरण क्या बन जाएगा, जैसे हमने क्या किया, यहां पे पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। मान लो इसके हम देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब होता है के को बोलते हैं पोटेशियम और आई को बोलते हैं आयोडाइड। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को, ये एक विलयन है घुला हुआ पानी में, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन
क्या कर लिया, इस पोटेशियम आयोडाइड के विलीन को लेड नाइट्रेट में, लेड किसे बोलते हैं, पीबी को, ठीक है, लेड किसे बोलते हैं, पीबी को। तो जो पीबी है और नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसकी इससे क्रिया कराई जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, लेड का मतलब पलेडियम नहीं, पलेडियम नहीं है, पीबी होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट NO3, तो जो लेड नाइट्रेट की जब आपस में पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब क्रिया करता है तो इस कंडीशन में अवक्षेपण बनता है और वो भी पीले कलर का, ठीक है। कैसे कलर का बनता है, पीले कलर का अवक्षेपण बनता है लेड आयोडाइड का। अब देखो ध्यान से, यहां से दो है, एक तो इसमें से टूटेगी, ये लेड आयोडाइड बन जाएगा और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहां पर जो बना हमारा वो KNO3। अच्छा, NO3 का वैलेंसी बता सकता है कोई बच्चा, NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, तो क्या बनेगा, K2NO3 -2 ना होती है, A होती है, NO3A होती है। तो यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट के जब इस क्रिया हो रही है पोटेशियम आयोडाइड से, तो यहाँ क्या बन रहा है प्लस, और क्या बना, और देखो K और NO3 गलत हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बनेगा K और NO3 इधर हो गया और यहाँ पर PbI, तो यहाँ पर क्या बन गया, पैलेडियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट होगा, लेड आयोडाइड है ना, तो PbI। तो ये लेड आयोडाइड जो बना ये तो मेन प्रोडक्ट बना, और ये क्या बना, अवक्षेपण, इसको क्या बोलोगे हम, अवक्षेपण बोलोगे। कैसे कलर का है, ये पीले कलर का। तो यहाँ पर अवक्षेपण भी बनना जरूरी है कि अवक्षेपण बन सकता है। रंग में परिवर्तन मैंने बता दिया, ठीक है, कलर बदल जाएगा। गंध में परिवर्तन मैंने अभी सब्जी वाले एग्जाम्पल से दे दिया। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, सोचो, एक बर्फ है, मान लो हमारे पास क्या है, H2O है। अब H2O को हमने क्या किया बताइए, ये कैसा था, अभी लिक्विड फॉर्म में, कैसे फॉर्म में है ये, लिक्विड, यानी कि ये द्रव रूप में है। अब इसको जब गर्म किया तो गर्म करने से बताओ क्या बनेगा, इसमें से हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, और हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है और ये भी गैस है, अर्थात ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो जितना भी पानी होता है किसी भी अंदर किसी चीज के, तो वो क्या करता है, ऊष्मा लेने से क्या बन जाता है, वाष्पित हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड अवस्था में कैसे चेंज हो गया, किस अवस्था में चेंज हो गया, गैसीय अवस्था में बदल गया ना। तो अवस्था में परिवर्तन लाजमी है, हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, अब तापमान में परिवर्तन आया तो हमने अभी कहा व्हाइट वॉश जब करते हो, सफेदी जब करते हो, तो आपको सफेदी करते समय आपने देखा है क्या कि जो आपका बुझा हुआ जो चूना होता है, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब इसको आप दीवार पे क्या करते हो, सफेदी करते हैं, ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, क्या होता है, बिना बुझा चूना। और बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। जब जल में घोलते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपने मटकी देखी होगी, मटकी में मिट्टी के बर्तन में इसको घोला जाता है। जब उसको मिट्टी के बर्तन में घोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी हीट हो जाता है, पानी खौलने लगता है, तो वहां पे क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। श्वसन, सांस जब छोड़ते हैं ऐसे करके देखोगे तो उसके अंदर से क्या आएगी, गर्माहट महसूस होगी, उसके अंदर से भी क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है ना। तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्मीय क्रिया हुई, यहाँ पर भी ऊष्मा निकलेगी। जब आप इसको यहाँ पर खोलोगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ये बुझा हुआ चूना हो गया, इसी को हम सफेदी करने के काम में लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ बना क्या, यहाँ पे CO कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2, हालांकि इधर गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हो गया 2 और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca और OH प्लस यहाँ हो जाएगा CO2 और प्लस
H2O। ठीक है, बाद में आगे का छोड़ दो, मेन चीज प्रोडक्ट देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बना यानी कि इसका निर्माण हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ अब क्या निकलेगा, इसमें ऊष्मा भी निकलेगी, साथ साथ इसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना कि इसमें से क्या ऊष्मा निकलती है या नहीं निकलती है। कल ही लाना डेली वाली जो होती है, उसको पानी में डुबो देना और उसमें देखना कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो पानी गर्म हो जाता है तो वहां पे क्या निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या हुई, हमारी पहचान हुई। और कल हम सीखेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात चलेगी, और वो कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा टॉपिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण की बात होगी। ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, रासायनिक समीकरण को बस समझना है, लिखा कैसे जाता है। फिर उसके बाद में जब हमारा टॉपिक आएगा वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।